एवरीवन, आज की ये जो क्लास होने वाली है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संस्कृतिकरण की सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन सी है। जो संस्कृतिकरण होता है वो क्या कहलाता है, आर्थिक वर्गों के बीच आय परिवर्तन या निम्न जातियों द्वारा उच्च जातीय जीवन शैली और कर्मकांड अपनाकर स्थिति सुधार का प्रयास, या ग्रामीण से शहरी प्रवास, या राजनीतिक लोकतंत्रीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो संस्कृतिकरण होता है वो निम्न जातियों द्वारा उच्च जातीय जीवन शैली और कर्मकांड अपनाकर स्थिति सुधार करने का प्रयास। ये संस्कृतिकरण की जो परिभाषा है वो किसने दी है, संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट एम एस श्रीनिवास द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है जो संस्कृतिकरण होता है उसकी कई विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण का जो संबंध होता है वो इसका संबंध निम्न जातियों से है। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करती है। यह केवल पदमूलक परिवर्तन होता है, ना कि संरचनात्मक परिवर्तन। संस्कृतिकरण जो होता है वो इसके कई आदर्श हो सकते हैं, उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि संस्कृतिकरण जो होता है एक तरफा प्रक्रिया ना होकर बल्कि ये दो तरफा यानी टू वे प्रोसेस है। और इसी को आगे जो है जो योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को कहा है। उन्होंने कहा कि जो संस्कृतिकरण है उसको विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया यानी आइडियोलॉजी बोरिंग प्रोसेस कहते हैं संस्कृतिकरण को। उन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण जो है अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा है। ये कौन कहता है, ये कहते हैं योगेंद्र सिंह। आगे देखते हैं, जो डी.एन. मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी डिसंस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट किसका है, ये है डी मजूमदार का। विसंस्कृतिकरण किसका कॉन्सेप्ट है, डी मजूमदार का। उन्होंने कहा है कि जो डिसंस्कृताइजेशन होता है वो इसके अनुसार जब कोई उच्च जाति निम्न जाति की जीवन शैली को अपनाती है तो उसे क्या कहते हैं, विसंस्कृतिकरण। और एक कॉन्सेप्ट दिया है जनजातीयकरण, यानी कि जो ट्राइबलाइजेशन होता है वो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है कालिया के द्वारा। और जो नर्मदेश्वर प्रसाद हैं उन्होंने कुलीनीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेस्टर्नाइजेशन को समझने के लिए कौन सा कथन अधिक सही है। जो वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण होता है उसके लिए कौन सा कथन जो है सही है। वेस्टर्नाइजेशन ऑप्शन दिए हैं, यह केवल अंग्रेजी भाषा के प्रसार से जुड़ा है, यह पश्चिमी संस्थाओं मूल्यों और जीवन शैली का भारतीय समाज पर प्रभाव है, यह केवल फैशन परिवर्तन है। ऑप्शन डी है, यह संस्कृतिकरण का ही दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पश्चिमी संस्थाओं मूल्यों और जीवन शैली का भारतीय समाज पर प्रभाव है। ये पश्चिमीकरण के बारे में सही कथन है। आगे देखते हैं, जो पश्चिमीकरण होता है, पश्चिमीकरण का दायरा जो होता है वो भाषा या फैशन से बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आधुनिक संस्थाएं, शिक्षा, कानून और तर्कवादी दृष्टिकोण शामिल होता है। जो पश्चिमीकरण के बारे में श्रीनिवास कहते हैं, उन्होंने पश्चिमीकरण की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है श्रीनिवास ने कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी जो राज्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए, और यह शब्द प्रौद्योगिकी संस्थाओं और वैचारिकी एवं मूल्यों आदि पर विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। और पश्चिमीकरण पर एक परिभाषा दी है O.M. लिंच ने। उन्होंने कहा है, उन्होंने जो है एक जाटो जाति का अध्ययन किया है। O.M. लिंच ने उन्होंने जाटो जाति का अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने कहा कि पश्चिमीकरण क्या होता है, पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा, विधियाँ और खेल मूल्य एवं आदि को शामिल किया जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, O.M. लिंच ने। आगे देते हैं जो एक परिभाषा पश्चिमीकरण की योगेंद्र सिंह।
उन्होंने कहा जो पश्चिमीकरण है उसमें मानवतावाद तथा बुद्धिवाद पर जो है इसको शामिल किया है। उन्होंने कहा है जो पश्चिमीकरण है वो एक पश्चिमीकरण मानवतावाद और बुद्धिवाद जो है पश्चिमीकरण का एक अंग है जिसने भारत में संस्थागत तथा सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया, जिसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक, सांस्कृतिक और नेतृत्व सबके सब पश्चिमीकरण के उत्पादन हैं। ये परिभाषा दी है योगेंद्र सिंह ने। आगे देखते हैं, जो एक थिंकर हैं डेनियल लर्नर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। उन्होंने कहा है कि पश्चिमीकरण जो है, पश्चिमीकरण की अवधारणा के स्थान पर उन्होंने आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि जो पश्चिमीकरण है वो संकुचित एवं सीमित क्षेत्र के प्रभावों को ही प्रकट करता है, यह एक स्थानीय लेबल है, इसलिए उन्होंने पश्चिमीकरण के स्थान पर आधुनिकीकरण का शब्द का प्रयोग किया है। आगे वे कहते हैं कि जो पश्चिमी देशों की पूंजीवादी एवं साम्राज्यवादी नीति के कारण भी कई लोग पश्चिमीकरण के प्रति घृणा की भावना रखते हैं और इन्हीं सब कारणों से जो लर्नर हैं इन्होंने पश्चिमीकरण के स्थान पर आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिटिल ट्रेडिशन के बारे में कौन सा कथन सही है। जो लिटिल ट्रेडिशन के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, यह पूरी तरह शास्त्रीय और लिखित होती है, यह स्थानीय, मौखिक और लोक सांस्कृतिक होती है, यह केवल महानगरों में पाई जाती है, यह प्रशासनिक ढांचे से निर्मित होती है। जो लघु समुदाय होता है यानी लिटिल ट्रेडिशन होता है, जो लघु परंपरा, उसके बारे में कौन सा जो कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह स्थानीय, मौखिक और लोक सांस्कृतिक से संबंधित होती है। लघु परंपरा का कॉन्सेप्ट किसका है, ये है रॉबर्ट रेडफील्ड का। इसमें क्या होता है, जो लिटिल ट्रेडिशन होती हैं वो स्थानीय समुदायों, लोकाचार एवं मौखिक परंपराओं से निर्मित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट ट्रेडिशन यानी वृहद परंपरा का संबंध किससे होता है। जो वृहद परंपरा का कॉन्सेप्ट किसका है, ये भी रेडफील्ड द्वारा दिया गया है। इसमें क्या शामिल होता है, इसका संबंध होता है शास्त्र ग्रंथ एवं व्यापक सभ्यतागत मानकों से इसका संबंध होता है। जो ग्रेट ट्रेडिशन होते हैं उसमें उच्च मानकीकृत और शास्त्रीय रूपों की जो है ये सूचित करते हैं जिनका व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई स्थानीय देवी पूजा शास्त्रीय हिंदू धर्म में शामिल हो तो यह किसका उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सलाइजेशन यानी ऑप्शन बी सार्वभौमिकरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जो सार्वभौमिकरण का कॉन्सेप्ट किसका है, ये मैकिम मैरियट ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि कोई शास्त्रीय अनुष्ठान स्थानीय रूपों में बदल जाए तो इसे क्या कहते हैं। यदि कोई शास्त्रीय अनुष्ठान स्थानीय रूपों में बदल जाए तो इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं पैरोक्लाइजेशन, यानी कि क्या कहेंगे उसे कहते हैं स्थानीयकरण। उसे कहते हैं स्थानीयकरण। स्थानीयकरण का कॉन्सेप्ट किसका है, ये मैकिम मैरियट ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जब जो है शास्त्रीय अनुष्ठान स्थानीय रूपों में बदल जाए तो इसे क्या कहते हैं, स्थानीयकरण यानी पैरोक्लाइजेशन कहते हैं। उन्होंने किशनगढ़ी जो है गांव का अध्ययन किया। उन्होंने गोवर्धन तथा नौरती पूजा का स्थानीयकरण का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ग्रामीण समुदाय की पहचान किससे सबसे अधिक होती है। जो ग्रामीण समुदाय की पहचान किससे जो है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है अनाम सामाजिक संबंधों से, या प्राथमिक संबंधों, निकटता और सामुदायिकता से, या अत्यधिक पेशागत विभाजन से, या वैश्विक उपभोक्तावाद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्राथमिक संबंधों, निकटता और सामुदायिकता से जो एक ग्रामीण समुदाय की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जो डोमिनेंट कास्ट होता है, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किससे जो है जुड़ी हुई है। डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, ये जो प्रभु जाति यानी कि
ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये कॉन्सेप्ट दिया है एम.एन. श्रीनिवास ने। जो प्रभु जाति की उन्होंने कई विशेषताएं बताई हैं। प्रभु जाति क्या होती है? उन्होंने जो प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट अपनी पुस्तक द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में जो है प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि जब एक जाति प्रभु जाति तब कही जाती है जब वह संख्या के आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो, प्रभावशाली, आर्थिक व राजनीतिक शक्ति रखती हो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह परंपरागत जाति पद क्रम सोपान में जो है सर्वोच्च जाति हो। ये विशेषता आवश्यक नहीं है। उन्होंने प्रभु जाति की कुछ विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु जाति तब उसको माना जाएगा जब संख्यात्मक शक्ति हो, आर्थिक व राजनीतिक प्रभुत्व हो और धार्मिक कृत्यों अथवा जाति व्यवस्था में जो है उच्च हो और आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय हो और संपूर्ण गांव की एकता, न्याय और कल्याण के लिए कार्य करें। वो होती हैं प्रभु जाति की विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? संस्कृतिकरण का रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? जो संस्कृतिकरण का रेफरेंस ग्रुप यानी कि संदर्भ समूह क्या होता है? जो संस्कृतिकरण का रेफरेंस ग्रुप होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह समूह जिसे सामाजिक आदर्श के रूप में हम देखते हैं, उसे ही अपना संदर्भ समूह मानते हैं। यानी कि जब उच्च जातियां या प्रतिष्ठित समूह संदर्भ समूह की भूमिका निभाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? उसे ही संस्कृतिकरण का रेफरेंस ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फोक सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी में मुख्य भेद किस पर आधारित है? फोक सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी में मुख्य भेद किस पर आधारित होता है? ये होता है आकार, घनिष्ठता, परंपरा एवं अनामता पर आधारित होता है। जो फोक सोसाइटी होती है वो क्या होती है? ये छोटे, घनिष्ठ और परंपरा प्रधान होते हैं। लेकिन जो अर्बन सोसाइटी होती है वो क्या होती है? वो अधिक जटिल और औपचारिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक इसमें दिया हुआ है कि संस्कृतिकरण जो है कथन और कारण वाले क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता का एक रूप है। कारण दिया है कि यह समूहों को उच्च जातीय मानकों के अनुकरण की अनुमति देता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ये भी कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। पश्चिमीकरण भारतीय समाज में संस्थागत परिवर्तन लाता है। कारण दिया है यह शिक्षा, कानून और प्रशासनिक ढांचों को प्रभावित करता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो पश्चिमीकरण होता है वो केवल सांस्कृतिक नहीं है बल्कि संस्थागत परिवर्तन भी लाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन। जो लिटिल ट्रेडिशन यानी कि लघु परंपरा और बृहद परंपरा के बीच संवाद होता है। आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा सही कथन है और कारण दिया हुआ है कि दोनों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक बंद प्रणालियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए सही है और आर गलत है। इन्होंने जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं इन्होंने बताया है कि जो दोनों परंपराएं होती हैं, लघु परंपरा और बृहद परंपरा, दोनों के बीच जो है सतत संपर्क और आदान प्रदान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कथन दिया हुआ है ग्रामीण समुदाय में जाति की भूमिका केवल धार्मिक होती है। कारण है जाति सामाजिक और आर्थिक संबंधों को भी संगठित करती हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए गलत है और आर सही है, क्योंकि जो जाति का प्रभाव बहुआयामी होता है, यह केवल धार्मिक दायरे तक सीमित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा और ऑप्शन जो कथन है वो गलत है और जो कारण है इसका वो सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15।
यूनिवर्सलाइजेशन कथन दिया हुआ है। यूनिवर्सलाइजेशन में स्थानीय संस्कृति व्यापक रूप में स्वीकार की जाती है। कारण है इसमें स्थानीय तत्व सभ्यतागत स्तर तक पहुंच जाता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पैरोक्लाइजेशन में शास्त्रीय कथन दिया हुआ है कि पैरोक्लाइजेशन में शास्त्रीय तत्व स्थानीय रूप लेता है। कारण है यह ग्रेट ट्रेडिशन का लोकल एडॉप्शन है। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? जो पैरोक्लाइजेशन से शास्त्रीय तत्व स्थानीय रूप लेता है ये सही है, और यह ग्रेट ट्रेडिशन का लोकल एडॉप्शन है, ये भी जो इसका कारण है ये भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो शास्त्रीय परंपरा का स्थानीय समाज में रूपांतरण क्या कहलाता है? पैरोक्लाइजेशन ही कहलाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। फोक सोसाइटी आधुनिक समाज का उच्च विकसित रूप है। कारण दिया है इसमें जो अनामता और औपचारिकता अधिक होती है। कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दोनों जो कथन और कारण दोनों गलत हैं, क्योंकि जो फोक सोसाइटी होती है वो आधुनिक औद्योगिक समाज नहीं बल्कि छोटा और परंपरा आधारित समुदाय होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों कथन और कारण दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? संस्कृतिकरण, इसमें कथन दिया हुआ है जो संस्कृतिकरण को सामाजिक परिवर्तन के एक बहुस्तरीय रूप में पढ़ा जा सकता है। कारण है यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों का परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा की राजनीति भी है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जो संस्कृतिकरण होता है वो प्रतीक, व्यवहार और स्थिति तीनों स्तरों पर काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण और मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण पूरी तरीके से समान है। जो कारण दिया गया है, हर आधुनिक बदलाव अनिवार्य रूप से पश्चिमी मूल्यों से ही उत्पन्न होता है। आपको बताना है क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये दोनों कथन और कारण दोनों गलत हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण एक व्यापक अवधारणा है और पश्चिमीकरण उसका केवल एक स्रोत हो सकता है। इसका पूरा जो है आधुनिकीकरण जो है पश्चिमीकरण मूल्यों से उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है, इसलिए कथन और कारण दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कथन दिया है ग्रामीण समाज का अध्ययन करते समय शक्ति संरचना का विश्लेषण आवश्यक है, और कारण दिया है गांव में भूमि, जाति और प्रभुत्व सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि जो गांव हैं, गांवों को समझने के लिए सत्ता, संसाधन और सामाजिक नियंत्रण की संरचना जरूरी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लघु परंपरा और वृहत परंपरा। संस्कृतिकरण का संबंध किससे हो जाएगा? संस्कृतिकरण का संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा उच्च जातीय अनुकरण। पश्चिमीकरण का संबंध किससे हो जाएगा? ये पश्चिमी संस्थागत प्रभाव। लघु परंपरा का संबंध किससे हो जाएगा? लघु परंपरा का संबंध हो जाएगा स्थानीय लोक संस्कृति, और वृहत परंपरा का संबंध हो जाएगा ग्रंथ आधारित संस्कृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा थिंकर कॉन्सेप्ट पेयरिंग सही है? इसमें मतलब थिंकर्स और कॉन्सेप्ट दिया है, कौन सा पेयर इसमें से सही है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड। उन्होंने लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन दिया है, ये श्रीनिवास ग्रेट ट्रेडिशन ये गलत है, और डोमिनेंट कास्ट ये भी गलत है, क्योंकि डोमिनेंट कास्ट किसका कॉन्सेप्ट है? श्रीनिवास का, और ग्रेट ट्रेडिशन रॉबर्ट रेडफील्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 23, किस स्थिति में पैरोक्लाइजेशन लागू होगा? किस स्थिति में पैरोक्लाइजेशन यानी कि जो स्थानीयकरण होगा वो लागू होगा? स्थानीयकरण किस स्थिति में लागू होगा? ऑप्शन है जब लोक देवी को पुराणों में शामिल किया जाए, जब शास्त्रीय पूजा स्थानीय रीति में बदल जाए, जब शिक्षा का विस्तार हो, जब नई सड़क बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब शास्त्रीय रूप जो होता है उसका स्थानीयकरण हो जाए, तो इसका जो है पैरोक्लाइजेशन लागू होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? किस स्थिति में यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिकरण लागू होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब गांव की परंपरा राज्य स्तर पर मान्य हो, तब सार्वभौमिकरण लागू होगा, यानी कि स्थानीय तत्व का व्यापक स्वीकृत रूप बनना ही यूनिवर्सलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? इसमें से कथन दिया गया है, कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? फोक सोसाइटी और रूरल सोसाइटी एक ही नहीं होते हैं। फोक सोसाइटी आदर्श रूप से छोटे आत्मनिर्भर समुदाय को दर्शाता है। रूरल सोसाइटी का सामाजिक ढांचा नहीं होता है। फोक सोसाइटी केवल आधुनिक शहर में मिलता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जो फोक सोसाइटी होता है वो आदर्श रूप से छोटे आत्मनिर्भर और समुदाय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रामीण भारत में जो डोमिनेंट कास्ट की शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? जो ग्रामीण भारत में जो डोमिनेंट कास्ट यानी प्रभु जाति की शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? ये कॉन्सेप्ट किसका है? एम एन श्रीनिवास का। इसका प्रमुख स्रोत है भूमि, जनसंख्या, शिक्षा और राजनीतिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसका संबंध लिटिल ट्रेडिशन से अधिक है? वेद, पुराण, लोकगीत या स्मृति ग्रंथ? जो लिटिल ट्रेडिशन यानी लघु परंपरा से क्या संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकगीत। जो लोकगीत क्या होते हैं वो स्थानीय मौखिक संस्कृति का हिस्सा होते हैं, इसलिए लोकगीत जो है लिटिल ट्रेडिशन के अंतर्गत आता है। बाकी वेद, पुराण और स्मृति ग्रंथ ये किसके अंतर्गत आता है? ग्रेट ट्रेडिशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? निम्न में से किसका संबंध ग्रेट ट्रेडिशन से अधिक है? ग्रेट ट्रेडिशन से क्या संबंधित होता है? स्थानीय देवी कथा, ये लिटिल ट्रेडिशन से संबंधित है। जातीय मौखिक आख्यान, ये भी नहीं होगा, ये भी लिटिल ट्रेडिशन से। स्मृति श्रुति आधारित शास्त्र, ये जो है ग्रेट ट्रेडिशन से संबंधित है। और क्षेत्रीय जो लोक नृत्य होते हैं ये लिटिल ट्रेडिशन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रामीण समुदाय में सामुदायिक जीवन किससे कमज़ोर हो सकता है? जो ग्रामीण समुदाय में जो सामुदायिक जीवन है वो किससे कमज़ोर हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और बाह्य प्रवास से ग्रामीण समुदाय में सामुदायिक जीवन कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि बाहरी प्रवास, वर्गीकरण और व्यक्तिवाद सामुदायिकता को कमज़ोर कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण का सबसे सटीक आलोचना क्या है? पश्चिमीकरण की आलोचना हम किस स्तर पर करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा यह कभी कभी भारतीय परिवर्तनों को एक रेखीय बना देता है। जो पश्चिमीकरण होता है यह भारतीय समाज बहुस्तरीय और बहुस्रोतों से बदलता है, इसे केवल पश्चिमीकरण से नहीं समझा जा सकता है, इसलिए पश्चिमीकरण की आलोचना हो जाएगी यह कभी कभी भारतीय परिवर्तन को एक रेखीय बना देता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, समाज में परिवर्तन बिना सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के नहीं होता, यह कथन किस विचारक से सबसे अधिक मेल खाता है? ये जो परिभाषा दी है ये किसने दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, यदि कोई दलित समूह ब्राह्मणवादी कर्मकांड अपनाता है तो समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह क्या कहलाता है? जब कोई ब्राह्मण या दलित समूह ब्राह्मणवादी कर्मकांड को अपनाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संस्कृतिकरण। इसमें क्या होता है?
संस्कृतिकरण को जो निम्न जाति होती है वो उच्च जाति यानी ब्राह्मण जाति के कर्म कांडों को अपनाता है, उसे ही संस्कृतिकरण कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? एम एन श्रीनिवास का। उन्होंने संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट किस बुक में दिया है? आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यदि कोई ग्रामीण लोक देवता राष्ट्रीय मंदिर परंपरा में शामिल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिकरण, यानी कि लोक स्तर का तत्व जब व्यापक धार्मिक व्यवस्था में स्वीकार हो जाता है तब क्या कहलाता है? वो सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन उसे कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यदि कोई शास्त्रीय अनुष्ठान गांव में बदलकर स्थानीय जाति रूप ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैरोकोलाइजेशन यानी कि स्थानीयकरण कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट किसका है? मैकिमेरेट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण समाज में स्टेटस और पावर का संबंध किससे सबसे अधिक स्पष्ट होता है? ग्रामीण समाज में स्टेटस और पावर का संबंध किससे अधिक स्पष्ट होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जाति, भूमि और राजनीतिक पहुंच। ग्रामीण समाज में जो स्टेटस केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि संसाधन आधारित भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाति, भूमि और राजनीतिक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। लिटिल ट्रेडिशन का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? जो लघु परंपरा है उसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय अनुकूलनशीलता। ये जो होती है लिटिल ट्रेडिशन वो स्थानीय संदर्भ में ढलने की क्षमता रखती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय अनुकूलनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेट ट्रेडिशन की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ग्रेट ट्रेडिशन जो होता है महान परंपरा, इसकी विशेषता क्या होती है? ये जो है औपचारिकता और मानकीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो ग्रेट ट्रेडिशन का आधार क्या होता है? शास्त्र, भाषा और मानकीकृत सांस्कृतिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा कथन एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के अधिक निकट है? एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के सबसे अधिक निकट है, एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के सबसे अधिक निकट है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों के बीच निरंतर संचार और पुनर्रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। यदि आप संस्कृताइजेशन को केवल रिचुअल चेंज माने तो कौन सी बात छूट जाएगी, यानी कि कौन सी बात गलत हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा की राजनीति, यानी कि जो संस्कृतिकरण सिर्फ अनुष्ठान नहीं बल्कि ये जो होता है स्टेटस मोबिलिटी स्ट्रेटजी भी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रतिष्ठा की राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41। असर्शन और रीज़न दिए हुए हैं, आपको बताना है कि असर्शन है संस्कृतिकरण ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख मार्ग रहा है, और रीज़न है यह स्थानीय समूहों को प्रतिष्ठा संरचना के भीतर ऊपर उठने की प्रतीकात्मक साधन देता है। यानी कि इसका जो असर्शन है और रीज़न है ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं और दोनों सही भी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें भी असर्शन और रीज़न दिया गया है। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण को हमेशा एक ही समझना चाहिए। रीज़न है आधुनिकता के सभी रूप पश्चिम से ही आते हैं। क्या ये सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दोनों गलत हैं, क्योंकि आधुनिकीकरण क्या होता है वो व्यापक है और पश्चिमीकरण उसका केवल एक स्रोत है, अकेला स्रोत जो है आधुनिकीकरण का पश्चिमीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? ये भी असर्शन और रीज़न से है। इसमें लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन के बीच आदान प्रदान भारतीय संस्कृति की विशेषता है। रीज़न है भारतीय सांस्कृतिक जीवन बहुस्तरीय और गतिशील है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44।
असर्शन दिया गया है कि ग्रामीण समाज में शक्ति केवल औपचारिक राज्य संस्थाओं से आती है। रीज़न है भूमि और जाति भी स्थानीय सत्ता का आधार होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए गलत है और आर सही है। क्योंकि क्या होता है कि गांव में अनौपचारिक शक्ति संरचनाएं राज्य से कम नहीं हैं, बल्कि कई बार अधिक प्रभावी होती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है गलत है, और आर सही है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। असर्शन दिया गया है कि यूनिवर्सलाइजेशन में स्थानीय धार्मिक प्रथा का शास्त्रीकरण होता है। रीज़न है लोक तत्व व्यापक धार्मिक संरचना में समाहित हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में भी असर्शन और रीज़न दिया गया है। असर्शन है कि पैरोक्लाइजेशन में वृहत परंपरा का स्थानीय रूपांतरण होता है। क्या ये सही है? रीज़न है जो शास्त्रीय तत्व स्थानीय संस्कृति के अनुसार ढल जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि इसमें असर्शन दिया गया है कि फोक सोसाइटी को केवल ग्रामीण समाज का पर्याय नहीं मानना चाहिए। रीजन है कि यह एक विश्लेषणात्मक आदर्श प्रकार है, वास्तविक समाज उससे भिन्न भी हो सकते हैं। इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि जो फोक सोसाइटी है वो कंसेप्चुअल टाइप है, न कि किसी गांव का जो है हूबहू वर्णन है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। असर्शन दिया गया है जो संस्कृतिकरण जातिगत पदानुक्रम को चुनौती भी दे सकता है। रीज़न है यह निम्न समूहों को सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सामाजिक आकांक्षा देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्योंकि संस्कृतिकरण सीधे क्रांति नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, ये सोशल जो है एस्पिरेशन को शक्ति देता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। असर्शन दिया गया है कि जो रेडफील्ड का मॉडल भारतीय समाज के अध्ययन में हमेशा पूर्णतः पर्याप्त है। रीज़न है यह शक्ति, वर्ग और असमानता को विस्तार से समझाता है। दोनों सही हैं, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ये दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दोनों गलत हैं, क्योंकि यह मॉडल उपयोगी है लेकिन पूर्णतः पर्याप्त नहीं है। इसमें शक्ति विश्लेषण भी जो है विश्लेषण सीमित होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। असर्शन दिया गया है ग्रामीण समुदाय को समझने के लिए केवल आर्थिक दृष्टि पर्याप्त है। रीज़न है सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तत्व सह निर्माण करते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो भारतीय ग्रामीण समुदाय को समझने के लिए केवल आर्थिक दृष्टि पर्याप्त है, ये गलत है। क्योंकि ग्रामीण समुदाय जो समाज होता है वो क्या होता है, बहुआयामी होता है, उसे केवल अर्थव्यवस्था से नहीं समझा जा सकता है। और कारण है सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तत्व सह निर्माण करते हैं, ये सही है। इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी ए गलत है और आर सही है। ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन